गुड इवनिंग में मैं हूं आपके साथ अभिषेक और उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को मतदान होने जा रहा है। पहले चरण में 10 महापौर तो चुने ही जाएंगे। 130 नगर पालिका परिषद की सीट्स हैं। 275 नगर पंचायत अध्यक्षों के साथ साथ नगर परिषद और नगर पंचायतों के सदस्यों का भी चुनाव होगा। ये चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और यूपी में आमतौर पर स्थानीय निकाय सत्ता के साथ ही रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर पासा पलटा भी है। पिछली बार समाजवादी पार्टी से एक भी महापौर नहीं बन पाया। इस बार समाजवादी पार्टी पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूत है। पहले चरण के बाद दूसरा चरण भी होगा और फिर नतीजे घोषित होंगे। रिजल्ट के बाद ही ये पता चल पाएगा कि यूपी में नगरीय सरकार का क्या माहौल रहा और जनता का क्या मिजाज रहा। गुरुवार के चुनाव के हालात का जायजा लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते। आदित्यनाथ जी नगर निकाय के चुनाव में बीते 7 दिनों में 28 से ज़्यादा जनसभाएं और रैलियां कर चुके हैं। इसके विपरीत पूरा विपक्षी दल के सारे नेता मिलकर 10 सभाएं करने का भी साहस उत्तर प्रदेश में नहीं जुटा पाए हैं। ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ जी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय दिलाने के लिए पूरे परिश्रम से लगे हुए हैं और जनता उन्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार है और विपक्ष जनता से दूर हो गया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराते हुए और बड़ी जीत हासिल करेगी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है। कल उत्तर प्रदेश की जनता अपने शहरों की सरकार चुनने जा रही है। मेरा सबसे आग्रह है कि वो भारी से भारी मात्रा में जाकर के वोट करें। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को पीछे की ओर ढकेला है, उससे बहुत दुखी है, नाराज है और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट करेगी कल, क्योंकि एक बहुत अधिक समय तक भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के सभी निकायों में कब्जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में निकायों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। विकास के नाम पर कुछ नहीं है, उल्टा हम देखते आ रहे हैं किस प्रकार से शहरों का बुरा हाल होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेगी और समाजवादी पार्टी को सभी निकायों को में जीत दर्ज कराने का। बहुत लंबे समय से लखनऊ हो या लगभग नगर निगमों में बीजेपी का मेयर रहा है, बीजेपी के अधिकांश सभासद रहे हैं। लेकिन अब की जब चुनाव के पीरियड में ही प्रकृति ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी के कारनामों का खुलासा किया है। इस नामांकन और मतदान के बीच में 2 बार बारिश हुई है और आधा घंटे की बारिश में शहर में की स्थिति जिस तरह हुई है, जनता उसका जवाब कल ईवीएम और बैलेट पेपर के माध्यम से देगी और भारतीय जनता पार्टी का सूखड़ा नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में साफ होगा। तो ये निकाय चुनाव कई मायनों में खास है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं और वो भी उस राज्य में जहाँ से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक तरह का लिटमस टेस्ट है और इस चुनाव से ये पता लगाएंगी पार्टियाँ कि उनकी भी क्या स्थिति है ज़मीनी स्तर पर और आने वाले जो चुनाव है लोकसभा में क्या रणनीति बनाएंगे उसके हिसाब से। लेकिन फिलहाल चर्चा करेंगे 4 तारीख को होने जा रहे मतदान को लेकर और अब तक जो कुछ भी तैयारियां पार्टी की तरफ से की गई है। सबसे पहले स्वागत करेंगे चर्चा में जुड़ रहे हमारे मेहमानों का। मलिक जावेद अंसारी साहब कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, साक्षी दिवाकर जी बीजेपी से, गौरव चाचरा समाजवादी पार्टी से, सैयद रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले साक्षी जी आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जोरदार धमाकेदार मैं कहूँगा जिस तरह से रैलियां हुई हैं, जिस तरह से प्रचार हुआ है, बाकी अगर पूरे तमाम विपक्षी दलों को सबको मिला ले तो भी इतनी रैलियां नहीं हुई जितनी अकेले भाजपा ने की है। देखिए उसके पीछे वजह है भारतीय जनता पार्टी का परिवार। जब किसी के घर में शादी होती है, जिसका परिवार बड़ा होता है उसमें उत्साह ज्यादा दिखाई देता है। तो वही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है, तो कोई भी इलेक्शन अगर हो रहा है तो उसमें रैलियां भी उसी तरीके से ज्यादा हो रही है। देखिए जो जनता का उत्साह है वो इस रैलियों से ही आपको पता चल रहा होगा। और रही बात निकाय चुनाव की, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और पहले से ज्यादा अच्छा करेगी। इसका मतलब है 17 में से 17 सीटों की हम उम्मीद बना रहे हैं। लेकिन कई सारी चुनौतियां भी है, खासतौर से हम जिस तरह के बयान देख रहे हैं, क्या पार्टी इसे चुनौती देखती है कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। कई जगहों पर ये देखने को मिला है कि प्रत्याशी नाखुश है और वहां पर जो है वो पार्टी के ही अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। और दूसरा जो हम बसपा के साथ जो त्रिकोणीय श्रृंखला हम देखने जा रहे हैं इस बार, जिस तरह से मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, क्या बीजेपी इन्हें चुनौती के तौर पर देखती है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। यही कारण है कि जिस तरीके से चाहे सांसद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हमारे नेता जितनी मेहनत करते हैं, हमारे कार्यकर्ता जितनी मेहनत करते हैं, हम इस चुनाव में भी उसी प्रकार से मेहनत करते हैं। अगर कोई कार्यकर्ता हमारा रूठता है तो भारतीय जनता पार्टी का, अगर वो सच्चा कार्यकर्ता होगा, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट नहीं खड़ा होगा। और जो लोग अगर खड़े हुए भी हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव आते आते वो बैठ गए होंगे। नाराजगी जताने का हक सबको होता है, लेकिन कोई भी विरोध में खड़ा नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का, अगर सच्चा सिपाही होगा तो उसी श्रृंखला में मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है तन मन धन से इस चुनाव को लड़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है उसे ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में मददगार करेगी। योगी आदित्यनाथ जी की इतनी जो रैलियां हुई हैं और उन रैलियों में जो उन्होंने भाषण दिया है, उनसे तो यही लगता है कि सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी को ही भाजपा मान रही है। हालांकि कई सीटों पर बसपा भी आगे है, लेकिन जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहे हैं, ऐसे में लगता है कि सबसे ज्यादा असुरक्षा अगर बीजेपी को है किसी पार्टी से तो वो सपा ही है। देखिए, सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, सभी बराबर के विरोधी है। हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानते, हम सबको बराबर का मानते, बल्कि उन सबको एक टीम मानते हैं। उसी के खिलाफ हम लड़ाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है जिस तरीके से कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता, कोई भी विरोधी छोटा नहीं होता, तो उसी आधार पे हमारी रणनीति तैयार है और हम भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो परिवार 16 में है, वो से चुनाव के लिए 14 तैयार सीटें आपने जीती, लेकिन इस विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत जिस तरह से बढ़ा है, जाहिर तौर पर ये स्पष्ट बताता है कि सपा की पकड़ मजबूत हुई है अगर पिछले चुनावों को छोड़ दे। तो इस बार जो आपने 17 का लक्ष्य रखा है, ये थोड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य नहीं लगता? देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरीके से पिछले चुनाव में सपा का प्रदर्शन रहा था, उसी तरीके से इस बार भी जनता उसी आधार पर उन्हें वोट देगी और सपा का सफाया है इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ गौरव चाचरा जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत। तो आपने सुना क्या कुछ कहा साक्षी जी ने, तो एक बात बड़ी दिलचस्प नजर आई है, जैसा कि मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने बढ़ चढ़कर इतने बड़े स्तर पर रैलियां की। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन अगर हम रैलियों की बात करें या फिर प्रचार की बात करें तो अखिलेश यादव उतने एक्टिव नजर नहीं आए। नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सभाएं की हैं, रैलियां की हैं। हम रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं जो हमने बनाई है। इस बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लोग हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी को वो लोग हराएंगे जो जनता जो त्रस्त है, इसको साफ पानी नहीं मिला, इसको महंगी पार्किंग मिली है, जिसको स्ट्रीट लाइट नहीं मिली, जिसको उबड़ खाबड़ सड़कें मिली है, जिनको सड़क पे सांड और आवारा कुत्ते मिले हैं, जिनके घरों के आगे रोज कूड़ा फेंक जाते हैं लोग, जिनको साफ सफाई नहीं मिली है, जिनको बीमारियां हो रही हैं, आज जनता समझ चुकी है, पहचान चुकी है। इन जुमलेबाजों की बातों में जनता नहीं आने वाली है। इस बार देख लीजिएगा, जो जनता है समाजवादी पार्टी के साथ है। जो रिजल्ट आएंगे वो हमारे लेकिन क्या सपा पूरी तरह से बीजेपी की नाकामियों के ही भरोसे है? आप क्या जनता को ऑफर करना चाहते हैं, ये भी तो उन तक पहुंचना जरूरी है। नहीं, हमने अपना भी मैनिफेस्टो बनाया है ना। जैसे हमारी अगर इसमें जैसे हम यहाँ पे जीतेंगे, हम भी अपना मैनिफेस्टो रखा है हमने। सपा का जो संकल्प है वो सभी क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देगी, सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य को सुधार करने में कसर नहीं छोड़ेगी समाजवादी पार्टी। पर्यावरण संरक्षण में विशेष ध्यान दिया जाएगा। सपा नगर स्तर के अच्छा काम करने को नगर भारतीय सम्मान देगी। ऐसे कई चीजें, स्ट्रीट लाइट लगाएंगे हम, समाजवादी कैंटीन और किराना स्टोर स्थापित करेंगे। सपा व्यापारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान देगी। सफाई कर्मचारी को विशेष, लेकिन जब आपकी सरकार रही तब भी शहरी क्षेत्रों में आपका दबदबा नहीं रहा आपकी पार्टी का। पिछले चुनाव भी एक भी सीट नहीं आई, उससे पहले भी स्थिति ठीक नहीं थी। तो जाहिर तौर पर ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है निकाय, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में जो प्रोएक्टिवनेस होना चाहिए था पार्टी का, या एटलीस्ट ये मैसेज जाना चाहिए, जिस तरह का माहौल बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है, सपा उस तरह का माहौल क्यों नहीं बना पाई? सर देखिए, बीजेपी तो बहुत झूठी पार्टी है। वो तो झूठ बोलते, छल कपट और झूठ की राजनीति करते हैं। हम लोग सच्चाई के तौर पे चल के, हमारी लड़ाई बहुत लोगों से है। हमें मीडिया से भी लड़ना है, हमें प्रशासन से भी लड़ना है, पता नहीं किस किस चीज का दबाव है, उस तब भी हम लोग उभर के आगे निकल रहे हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी बनाई है, हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, बूथ लेवल पे हमारी तैयारी हुई है। हम दिखावा नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, रिजल्ट आएंगे तो मैं फिर आपकी डिबेट में बैठूंगा, तो देख लीजिए रिजल्ट हमारे हकों में होंगे। चलिए ठीक है, सैयद रजा साहब हमारे साथ है। सैयद साहब, आपने देखा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रैलियां की, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने रोड शो किया, मेट्रो में ट्रैवल किया, उन्होंने अपनी बातें रखी। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इस बार अगर कुछ मुद्दों को छोड़ दे तो अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से जो शहरी समस्याएं हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया,
जबकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को देखें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र सिंह जो प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने इसमें राशन से लेकर कोविड में दिए टीकों से लेकर इन सारी चीज़ों को लेकर ज़्यादा बात की, और जो माफिया है खासतौर पर जो उनका सबसे पसंदीदा मुद्दा रहा है, इनको लेकर बात हुई। तो आप किस तरह से देखते हैं इन प्रचार को? क्या जनता, खासतौर से शहरी क्षेत्र की जनता, इन मुद्दों से जुड़ रही है? किनका ज़्यादा प्रभाव नजर आ रहा है आपके हिसाब से? देखिए, ऐसा है कि स्थानीय निकाय का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जो पहले फेज का जो चुनाव हो रहा है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसका कारण भी है कि इसमें गोरखपुर भी है, इसमें वाराणसी भी है, इसमें लखनऊ भी है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये जो 10 नगर निगम का चुनाव है, आप समझिए 10 निगम के चुनाव में 10 मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी के, और दूसरा आप देखिए कि 10 में से जो है वो 9 कैंडिडेट इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिए हैं जी। खाली आप एक कैंडिडेट जो मुरादाबाद का है, विनोद अग्रवाल, उसको ही उन्होंने रिपीट किया है। यानी 9 कैंडिडेट आपने, भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्टाइल रहती है, उस स्टाइल के तहत वो नए नए लोगों को उतारते रहते हैं और उनके वोटर अपना उस हिसाब से वोट देकर के उसको जिताते रहते हैं। आप देखिए जो अगली बार चुनाव हुआ था उसमें 16 में खाली अलीगढ़ और मेरठ ये छोड़ के सब भारतीय जनता पार्टी ले गई थी। अब की शाहजहांपुर हो गया है। देखिए, स्थानीय निकाय का चुनाव जो होता है वो चुनाव किन मुद्दे पर होता है? वो चुनाव जो है इस पर होता है कि साफ पानी सप्लाई, सफाई व्यवस्था, जो बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं वो, नगर निगम के नगर पालिका में और नगर पंचायत में सड़क निर्माण, नाली खड़ंजा, जो नगर निगम के सिटी बस के होते हैं, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ये इस पर होता है। और इस पर जो है वो लोगों को ध्यान भी देना चाहिए कि साहब उनका जो है, और यही मुद्दे ज्यादा उछलने चाहिए। तो क्या इस वक्त वो मुद्दे सैयद साहब रेलेवेंट हैं? क्या लोग इस पर जा भी रहे हैं? अरे साहब, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स जिसकी जो परेशानी है, मैं तो कहना चाहूंगा आपके चैनल से, क्योंकि जिस तरह का पोलराइजेशन होता है, हम देखते हैं चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से मुद्दों से भटकाया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा, इसलिए इस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। आप देखिए, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स से आम जनता जो परेशान है, जो गरीब है, जो बेचारे वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो LIG में लोग रहते हैं, जो खोमचे वाले लोग हैं, छोटे लोग हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए कि साहब जिनके 600 स्क्वायर फीट है, हम साहब उनका हाउस टैक्स माफ कर देंगे। जो बेचारे वीकर सेक्शन में रह रहे हैं, जिनकी आमदनी जो है वो कम से कम आमदनी है, वो नगर निगम या नगर पालिका को टैक्स देने में उनको परेशानी होती है। और ये भी एक बहुत बड़ी, अभिषेक जी, वो है कि नगर निगम नगर पालिका के टैक्स हर महीने मान लीजिए 500-400 है तो कोई भी गरीब आदमी भी निकाल के दे देगा। जब फरवरी और मार्च आता है तब वो बताते हैं आप पर 25,000 है, आप पर 50,000 है। अब बेचारा छोटी पूंजी का आदमी 25,000 कहाँ इकट्ठा करेगा? जो हैंड टू माउथ है, 50,000 कहाँ से इकट्ठा करेगा? इस पर चिंतन होनी चाहिए, इस पर किसी ने बहुत अच्छे तरीके से बात नहीं रखी है। जी, निश्चित रूप से इस पर आएंगे जरूर, लेकिन मलिक जावेद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपने जाहिर तौर पर सुना, भाजपा ने कह दिया है उनका टारगेट 17 है, कांग्रेस का टारगेट क्या है? कोई नंबर देना चाहेंगे? ये नंबर देने में माहिर है। 40% की सरकार यानी कि कमीशन की कर्नाटक में चल रही है। योगी जी स्टार प्रचारक लिस्ट में भाजपा के 16वें नंबर पे थे अभी कर्नाटक में। जब से योगी जी कर्नाटक का हाल देख के आए हैं, वो इतने घबरा गए हैं, इतने बौखला गए हैं कि वो गली गली घूमना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन सवाल वही है कि क्या उत्तर प्रदेश की सड़कें ठीक हुई? बिल्कुल नहीं हुई। क्या उत्तर प्रदेश की सड़कों से सांड हटे? बिल्कुल नहीं हटे। पूरी दुनिया में ये ऐसा प्रदेश है जहां पे सड़कों पे सांड घूमते हैं और एक्सीडेंट होते हैं। हटे? नहीं हटे। पानी मिला? नहीं मिला। अभी आपकी रिपोर्ट में एक राजनेता ने बोला कि 2 बार बारिश हुई, वो भी मामूली सी बारिश हुई। उससे आप देख लीजिए हर क्षेत्र में, हर जिले में, कोई से भी जिले में चले जाइए, सब जगह पानी भरा खड़ा। मेरे घर के बाहर भी पानी भरा खड़ा है। तो इनकी व्यवस्था ऐसी है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल ये मुद्दों से भटकाते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं। आपने भी अभी सीनियर जर्नलिस्ट से यही सवाल किया था कि ध्रुवीकरण क्यों करना पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है क्योंकि काम किया हो तो मुद्दों की बात करें, पानी की बात करें, जल की बात करें, हाउस टैक्स की बात करें और पीने के पानी की बात करें, लेकिन ये तो किया नहीं है। तो मुद्दों से भटकाना भाजपा का पहला काम है। अब ये 17 नंबर दे दे, 40 नंबर दे दे। अब ये नंबरों पे इसलिए आ गए क्योंकि 40 विधायक इनके कर्नाटक में बन रहे हैं। 100 से ये सीधे 40 पे आ जाएंगे। तो नंबरों का खेल भाजपा इसलिए खेल रही है क्योंकि इनके दिलों में घबराहट आ चुकी है और भाजपा केवल एक ही चीज से डरती है, वो है सच। जितना आप सच बोलोगे, इतना बौखलाएंगे, उतना डरेंगे। अब ये जो चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है, ये जनता लड़ रही है।
ये सपा, कांग्रेस, बसपा, भाजपा नहीं लड़ रही है। जनता फैसला लेगी किसको जिताना है, किसको बेहतर शहरों को बनाना है, सांड मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना है या नहीं बनाना है, वो जनता फैसला लेगी। आने वाले वक्त में 13 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। 17 बनेंगे हमारे, 15 बनेंगे, 25 बनेंगे, वो भी आ जाएगा सामने। अभिषेक जी, निश्चित रूप से आपने मलिक साहब बहुत सारी बातें रखी, लेकिन कांग्रेस की इसको लेकर क्या रणनीति रही है? क्योंकि अगर हम देखें तो जो प्रचार प्रसार का जिम्मा था वो आपकी पार्टी में क्षेत्रीय जो कार्यकर्ता है उन पर ही छोड़ रखा था। कोई स्टार प्रचारक या जिस तरह से बीजेपी में हमें देखने को मिला है कि तमाम मंत्री सांसद लगा दिए गए, कांग्रेस में वो एक्टिवनेस क्यों नहीं देखने को मिला? तो इसलिए भाजपा ने स्टार प्रचारक लगाया क्योंकि इन्होंने कर्नाटक में हाल अपना देख लिया है, बुरी तरह हार रहे हैं, तो इसलिए घबरा गए, तो इन्होंने सारी फोर्स इधर भी लगा दी। हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, जो मेन अध्यक्ष है खाबड़ी जी और जितने भी प्रांतीय अध्यक्ष हैं, सब जमीन पे जा रहे हैं। सारे नेता कार्यकर्ता पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स बहुत मजबूती के साथ मुद्दे उठा रहे हैं, लोकल मुद्दे उठा रहे हैं और जो बेसिक मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं। तो जनता इसका जवाब देगी आने वाले। हाँ, हमारे पास तंत्र नहीं है, मीडिया का तंत्र नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इनके खाते में 5,000 करोड़ रुपया हमारे खाते में नहीं है, तो वो पूरा मैनेज करते हैं, दिखाते हैं टीवी पे, बड़े बड़े बैनर लगा के, मंत्री को बुला के। हमारे पास संसाधन उतने नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में जोश बहुत है, होश बहुत है, हर घर तक पहुंच रहे हैं, अपने मुद्दों को लेके पहुंच रहे हैं। अब जब रिजल्ट आएगा वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभिषेक जी, साक्षी जी, आपने मलिक साहब को सुना, सैयद साहब ने भी बात रखी। तो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, खासतौर से बात करूँ, और कल ही अखिलेश यादव जी गोमती नदी को लेकर जो उन्होंने कहा कि वो अब नदी से नाली बन चुका है, कूड़े और तमाम तरह के जो दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर आपकी पार्टी के नेताओं ने ज्यादा बात नहीं की, बजाय दूसरे सरकारी केंद्रीय योजनाओं को लेकर उन्होंने ज्यादा बोला। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि अभी कर्नाटक में चुनाव चल रहा है और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी है, मतलब पूरी की पूरी यही कह सकते हैं कि क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी ही सिर्फ 2-3 नामों के आसपास घूमती है, तो वो इस समय कर्नाटक में मेहनत कर रहे हैं कि कहीं तो गवर्नमेंट बने। तो इस समय वो जहां उन्हें बहुत प्रेम दिखाई देता था उत्तर प्रदेश में, जब चुनाव आते हैं, चाहे सांसदीय के आए चाहे विधानसभा के आए, 2 भाई बहन यहाँ पे जरूर आते हैं। कांग्रेस का कह रहे हैं बीजेपी के तो केंद्रीय संसद से लेके हर एक नेता, बड़ा नेता इस वक्त कर्नाटक में जो उत्तर प्रदेश के हैं वो उत्तर प्रदेश में रहते थे। कि कर्नाटक में जो देश के, क्योंकि वहाँ विधानसभा चुनाव है तो हमारे देश के वहां नेता हैं जरूर, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हैं सब वहां पे। हमारे में तो आप देख रहे हैं निकाय चुनाव में भी आप बोल रहे हैं लगातार कितनी बड़ी रैलियां हो रही है, सब नेता यहाँ आ रहे हैं, तो सब जगह हमारे लिए कोई भी चुनाव छोटा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए कर्नाटक का चुनाव बहुत बड़ा है, यही कारण है कि इनके जो बड़े नेता है वो यहाँ नजर नहीं आ रहे, सबके सब कर्नाटक में नजर आ रहा है। दूसरा, अभी इन्होंने बताया कि किस तरीके से संसाधन की कमी है कांग्रेस के पास। एक पार्टी जिसने 70 वर्षों तक भारत में राज किया, 65 मान लीजिए आप, उस पार्टी ने जिस तरीके से भारत का विकास होना चाहिए था नहीं हुआ, उन्होंने अपने खुद के विकास पे ध्यान दिया। वो बोल रही है कि उसके पास संसाधन की कमी है, तो थोड़ी हंसी आती है इस बात के लिए। दूसरी बात है, अभी हमारे जब सपा के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे तो वो बात कर रहे थे सफाई की, तो मैं बताना चाहूंगी कि अब से पहले 2017 से पहले कभी जब चुनाव आते थे तो कभी भी सफाई का मुद्दा नहीं आता था, क्योंकि और भी बहुत बड़े मुद्दे आते थे। लेकिन जब से स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये अभियान चलाया गया, तब से लोग जागरूक हुए हैं सफाई को लेकर और ये एक अभियान के रूप में बन गया है। और इसमें मैं ये नहीं कहूंगी भारतीय जनता पार्टी लगी, बल्कि अन्य पार्टियों के भी हमें सपोर्ट मिला है। स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं हमारे सपा के प्रवक्ता भाई, तो एक समय ये भी था यहाँ बिजली नहीं आती थी। पिछले 5-6 वर्षों में ये स्थिति बदली है कि अब यहाँ पे हर जिले में बिजली आती है। पहले सीमित जिलों में बिजली आती थी, तो विकास भी इनका सीमित था। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास की बात करती है, सभी को साथ लेके चलती है। विकास हुआ ना हुआ, मुद्दों में तो चलिए सुधार हुआ। मलिक जी, आप कुछ कह रहे थे? जी अभिषेक जी, सबसे पहले हमला शास्त्री जी ने कांग्रेस पे करा, तो मैं कह रहा था ना कर्नाटक की बौखलाहट है। नहीं, क्योंकि तो लास्ट में आप ही ने बोला, लास्ट में आपने बोला, इसलिए मैंने बीच में नहीं बोला, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि जब से योगी जी आए हैं कर्नाटक से, तब से इनके उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता बौखला गए हैं। और हाँ, शास्त्री जी ने एक बात बहुत अच्छी है, स्वच्छ भारत, अरे निर्मल भारत तो हमारा नारा था, हमारी स्कीम थी, नाम ही तो बदला है आपने। काम क्या किया आपने? डस्टबिन पे गांधी जी का चश्मा लगा दिया। क्या किया है? डस्टबिन पे गांधी जी का चश्मा लगा दिया स्वच्छ भारत में। गंगा साफ हुई? नहीं हुई। माँ गंगा साफ करेंगे, इलाहाबाद रोज फटकार लगाता है आपको, ऐसे तो 2 सालों में भी नहीं होगी गंगा साफ हुई? नहीं हुई। मैंने सांड का मुद्दा उठाया, पूरी दुनिया में सांड कहीं नहीं है सड़क पे उत्तर प्रदेश के अलावा, हो तो बता दो। ठीक है, तो स्वच्छता के मुद्दे पर जरूर एक खास चर्चा रखेंगे, लेकिन
जी, समय सीमित है तो मैं एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर करना चाहूंगा। जो महत्वपूर्ण तब्दीली इस बार देखने को मिली है खासतौर से बीजेपी में, साक्षी जी, इस बार जैसा कि आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के आपके प्रवक्ता ने बताया कि 351 कैंडिडेट्स इस बार बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं इस चुनाव में, और इसके पीछे रीजन उन्होंने ये दिया है कि मुसलमानों का बीजेपी में विश्वास बढ़ा है। मुसलमानों का बीजेपी में विश्वास बढ़ा है या विश्वास आने के लिए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर 20% आबादी आपके साथ नहीं होगी तो खासा नुकसान हो सकता है। देखिए 2017 से पहले अगर बात की जाए तो तुष्टीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में हावी थी, लेकिन 5 वर्षों में जो हमारा कार्यकाल था पिछले 2017 से 22 तक का, उस बीच में जो हमारे मुस्लिम मतदाता थे उन्होंने देखा है कि जो हमारे वादे थे सबका साथ सबका विकास, उसी के आधार पर काम किया है। हमने कहीं तुष्टीकरण की बात नहीं करी, हम बल्कि सशक्तिकरण की बात करते थे। हमने सबको साथ लेके जो भी योजनाएं हैं उनका डायरेक्ट फायदा सबको मिला, बिना किसी भेदभाव के मिला। इसलिए उन लोगों का 2022 के चुनाव में हमने उनका रुझान देखा, वो हमारी तरफ भारतीय जनता पार्टी के, जो उनको एक भ्रमित किया जाता था, वो उस भ्रम से बाहर निकल के भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने साथ दिया। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार बहुत सारे कैंडिडेट मुस्लिम भाई उतारे गए हैं, भाई बहन उतारे गए हैं, क्योंकि वो अब भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा है। उनमें से कितने जीतते हैं उसके बाद स्पष्ट होगा, लेकिन मैं गौरव जी के पास आना चाहूंगा, क्योंकि गौरव जी मुस्लिम समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं समीकरण अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी के सारा हिस्सा जो हमने प्लानिंग करी है उसी पे हम चल रहे हैं। देखिए रिजल्ट आएंगे, हमारे हक में आएंगे। और अभी हमारी बहन कह रही थी कि कर्नाटक से जल्दी जल्दी आके योगी जी ने यहाँ पे सारा चुनाव प्रचार किया। अरे भाजपा की हार का डर देखिए कितना है कि पहली बार निकाय चुनाव में कोई हेलीकॉप्टर लेके प्रचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गड्ढा उनको ना मिले, उनको बदबू का सामना ना करना पड़े, उनको जनता का सामना ना करना पड़े, जाम में ना फंसना पड़े। इतनी गंदगी उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, इतना जाम हो चुका है कि जनता इस बार मन बना चुकी है, पहचान चुकी है, और जनता भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सफाया करने को इच्छुक में है। देख लीजिएगा जब रिजल्ट आएगा भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता को निवेदन करता हूँ कि सब लोग अपने घरों से जाएं और वोट जरूर दे के आए, क्योंकि जितना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा उतना ज्यादा आप अच्छा मेयर चुन के लाएंगे, उतने आप अच्छा आपकी शहर की व्यवस्था होगी, उतना साफ सुथरा आपका शहर होगा। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर 4 तारीख को मतदान है और मतदान बेहद महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र का ये पर्व है और जाहिर तौर पर जनता को इसका सहभागी बनना चाहिए। तो ज़रूर जाइए और वोट दीजिए और अपने प्रत्याशी को और उनके कामों के आधार पर और या जो उन्होंने वादे किए हैं उनके आधार पर वोट दें, ताकि आपसे जुड़ी हुई जो प्रत्यक्ष समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।